टूटे थे जो सितारे फारस के आसमां से, फिर ताब दे के जिसने चमकाए कहकशां से। वहदत की लय सुनी थी दुनिया ने जिस मौका से, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से। मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। अभी मैं मोहम्मदीपुर के सरजमीन पर प्रखंड मोहिउद्दीननगर, ज़िला समस्तीपुर, राज्य बिहार में मैं अभी मौजूद हूँ और यहाँ का इतिहास, तवारीख़ के बारे में तफसील से चर्चा करने के लिए ये मौजूद हैं। ये चर्चा करेंगे। मैं मेहरबान अहमद ख़ान मोहिउद्दीननगर इलाके का रहने वाला हूँ। आज रमज़ानुल मुबारक की चांद रात का वो बिल्कुल मगरिब का वक्त होने वाला है और यहाँ जो गंगा के किनारे शाहली पट्टी है, किसी ज़माने में इसको दर बंगाला का दरवाज़ा भी कहा जाता था। और यहाँ जो लोग बाशिंदगान मौजूदा हाल में हैं, उनकी ज़िंदगी भी बहुत ही ऐतिहासिक रही है। साहित्य में इसका नाम आता है और यहाँ करीब में नरहन स्टेट है, उससे जुड़ा हुआ सुल्तानपुर है। किसी ज़माने में जब दर बंगाला का ये दरवाज़ा हुआ करता था और अरबों का काफ़िला, दो रास्ता था। एक रास्ता तो ये था कि पाटलिपुत्रा से जो सोन नदी हुआ करती थी, सोन नदी का जहाँ बहाव होता था वहाँ आखिर किनारा होता था, तो सारे साजो सामान के साथ वहाँ तक लोग पहुँचते थे। और फिर वहाँ से जो सीधा रास्ता होता था वो सीधे चले जाते थे सुंदरबन की तरफ, वहाँ से पारादीप जाते थे और वहाँ समुंदर के किनारे किनारे वो निकल जाते थे केरल की तरफ। और केरल से लोग अरबों के काफ़िले के साथ चले जाते थे यमन की तरफ। और यमन से लोग फिर थामा होके फिर चले जाते थे। भी अरबों का जो काफ़िला होता था वो अपना जो शाम तक और लीबिया तक का सफ़र हुआ करता था, उसमें बहुत दूर दूर तक तिजारत हुआ करता था। तो यमन वालों का भी तिजारत बहुत दूर तक था। तो अरबों का काफ़िला जो इस तरफ मलेशिया, थाईलैंड की तरफ जाता था, इंडोनेशिया की तरफ जाता था, तो उसमें ये बीच का जो हिस्सा होता था, जो साहिली पट्टी कहलाती है, जो गंगा के किनारे एक मरगंग जो कहला रहा है, तो एक हिस्सा तो बांग्लादेश का वो चटगांव का इलाका है, उससे वो गंगा नदी में दाखिल होते थे। या फिर हुगली की तरफ जो डायमंड हावड़ा कहलाता है, डायमंड हारा की तरफ से गंगा में शामिल होते थे। और गंगा के किनारे किनारे दोनों तरफ जो तिजारी काफ़िला होता था वो निकल जाते थे। तो उसमें ये लोग जो यहाँ मशहूर नाम है कासिम सुलेमानी रहमतुल्लाह अलैह का, तो कासिम सुलेमानी रहमतुल्लाह अलैह का ही बहुत बड़ा तिजारत हुआ करता था और ज़रूरत का साजो सामान बहुत वो मंगवाया करते थे और यहाँ के लोगों को कफ़ालत के लिए वो सारी चीज़ें दिया करते थे। कासिम सुलेमानी रहमतुल्लाह अलैह मुग़ल सराय के करीब एक चुनारगढ़ का इलाका है, वहाँ किला उनका मौजूद है और वहाँ उनके मज़ारात हैं। और उनका काफ़िला दर काफ़िला आज भी देखिएगा कि बनारस के करीब, बनारस में जो तिजारत का सिलसिला फैला जो गंगा के किनारे है, वो चुनारगढ़ से फैला, मुग़ल सराय से फैला, बलिया से फैला। तो उसी में एक साहिली पट्टी जो परगना बालागंज कहलाता है, हाजीपुर से बछवाड़ा और बेगूसराय तक का इलाका, तो इस परगना बालागंज में एक बहुत ही अहम जगह है, यानी गंगा के किनारे सुल्तानपुर, सुल्तानुद्दीन ख़ान की तरफ से बनाया हुआ एक बहुत बड़ा पोर्ट हुआ करता था। इस पार मगध में उस पार और मिथिला में इस पार, दोनों तरफ के जो तिजारती काफ़िला हुआ करते थे उसका ये बीच का हिस्सा होता था। इस पार उस पार करने के लिए सुल्तानुद्दीन ख़ान की ज़मींदारी में ये सारा मरहला तय होता था। उसी में यानी किश्ती के जो खेवनहार हुआ करते थे, बड़े बड़े जहाज़रां हुआ करते थे, जहाज़ों के चलाने वाले, किश्ती के चलाने वाले, छोटी मोटी डेंगी के चलाने वाले। तो कासिम सुलेमानी रहमतुल्लाह अलैह के जो लवाहिकीन हुआ करते थे, मवालियान हुआ करते थे, उनके ज़रिए ये सारा काम होता था। तो आज भी इस गांव के लोग अपने आप को सलमानी ही बोलते हैं। कासिम सुलेमानी रहमतुल्लाह अलैह के तुफ़ैल में जो उनके कारपरदाज हुआ करते थे सुल्तानुद्दीन ख़ान, यहाँ पर सुल्तानपुर को बसाने वाले, सुल्तानपुर का साहिली पट्टी परगना बालागंज के अंदर यानी मिथिला अंचल के अंदर पूरी तिजारती काफ़िले को भेजने वाले,
तो ये सारा सिलसिला हुआ करता था। आज भी इनके सारे लवाहिकीन जो फैले हुए हैं मऊ बाजिदपुर में, उधर बुजुर्गदार में, उधर समस्तीपुर में, उस तरफ दरभंगा में और नेपाल की तराई तक, ये सारा सिलसिला जिस वक्त हाथी घोड़े की सवारी होती थी, जिस वक्त बैलगाड़ी की सवारी होती थी, तो यहाँ से साजो सामान, सफरी सामान, ज़रूरत का जितना साजो सामान है वो सब पहुँचता रहता था। घोड़े गाड़ी पर भी, गधे गाड़ी पर भी, खच्चर पर भी, ये सारे साजो सामान को गांव के अंदर लोग लेके चला करते थे और फेरी के तौर पर लोग बांटा करते थे उसको, और जिनको जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी वो चीज़ें मुहैया हो जाया करती थी। उसी में ये हम काम करने वाले लोग हैं जिनकी बड़ी घनी आबादी है, जिसमें मनियर मरगंगपार भी बोलते हैं, एक मोहम्मदीनपुर, हज़रत मोहिउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के जो लवाहिकीन हुआ करते थे उसमें एक नाम मोहम्मदीनपुर भी है। तो मोहम्मदीन रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर मोहम्मदीनपुर को लोग मोहम्मदीपुर कहने लगे हैं। तो इसी में से ये यानी कौम कहिए, कबीला कहिए, ख़ानदान कहिए, कासिम सुलेमानी रहमतुल्लाह अलैह के लवाहिकीन और मवालियान हुआ करते थे, जो किश्ती के जहाज़रां के चलाने वाले होते थे। जगह जगह ये सामान को वहाँ तक मुहैया करा देते थे। तो आज भी ये गांव मौजूद है और आज भी ज़रूरतमंद लोग इस तरीक़े से चल रहे हैं। तो यहाँ पर करीब का गांव है बाकरपुर, करीब का गांव है सुल्तानपुर, करीब का गांव है यहाँ पर राजपुर, पतसिया वगैरह वगैरह। और उस पार में ठीक बार का इलाका है, आज भी वहाँ थर्मल बन चुका है, तो यहाँ से लोगों का आना जाना है, थर्मल में काम करने के लिए जाते हैं। उस पार की बिजली इस पार नेपाल तक जाती है और नेपाल की बिजली यहाँ तक आती है, जिसके ज़रिए ये थर्मल चल रहा है। तो सिलसिला है, लेकिन अब बड़े पैमाने का सिलसिला है और लोग पहले जागरूक नहीं हो सके। ये कम्युनिकेशन जो बना हुआ था, जो यानी साहिली पट्टी का कम्युनिकेशन हाजीपुर से और बेगूसराय तक के इलाके का जो कम्युनिकेशन था, तो नए नए तरीक़े से जो रेलवेज़ बना, रोडवेज़ बना, नई नई गाड़ियाँ आ गईं, नई नई तजारत के जो है सिलसिले शुरू हो गए, तो उसको भी इन लोगों को पकड़ लेना चाहिए था, लेकिन नहीं पकड़ सके। बताने वाले ने सही तौर पे बता नहीं, शोर नहीं जगा। तो इन लोगों के ज़रिए क्या हुआ, कलकत्ते के अंदर जो खिज़रपुर पोर्ट है, वहाँ पर अक्सर बेशतर इस गांव के लोग खिज़रपुर पोर्ट में, यानी वहाँ के जो जहाज़रां होते थे, वहाँ जो इंटरनेशनल पोर्ट पर, जो कलकत्ते के अंदर वो पोर्ट खिज़रपुर में माल का लादना उतारना होता था, वो सब यहाँ के लोग भी वहाँ जाके क्या करते थे, अक्सर बेशतर कलकत्ते में यहाँ के हर घर के लोग वहाँ रहा करते थे। तो ये निशानदही है। अब मुस्तकिल और मुख्तलिफ़ किसी भी कामों के अंदर शक्ल को लगा लिया है, तो वो फ़रोग़ नहीं हो पाया। आज भी कोशिश की जा रही है कि बनारस से लेकर और कलकत्ते तक का जो पोर्ट है, गंगा के किनारे किनारे बिल्कुल सस्ती शाहराह बन जाएगी, कम से कम दर्जे में। ये कि यानी सफरी जो छोटी गाड़ियाँ, छोटी जहाज़ें होती हैं, वो चला करें तो बड़ी आसानी से जो गंगा के किनारे किनारे का गाँव है, आसानी से लोगों का वो आमद रफ्त हो सकता है, और पाटलिपुत्रा पटना से भी हो सकता है। तो ये सारा सिलसिला यहाँ के लोगों के लिए बहुत आसान है, करने के लिए बड़ा काम है। अब तो गांव के जैसा नहीं रहा, बिल्कुल रोडवेज से जुड़ा हुआ है, मोहिउद्दीननगर प्रखंड का एक हिस्सा है ना, आखिरी समस्तीपुर ज़िले का आखिरी किनारा है। तो इस किनारे पर रहने वाले लोगों पर भी ज़िले के जो प्रशासन होते हैं उनकी पूरी ध्यान है, और जितनी भी तरक्याती काम हो सकता है यहाँ पर पंचायत के एतबार से भी और सब डिवीज़न के एतबार से भी, प्रखंड के एतबार से भी काम की शक्लें बनी हुई हैं। और अपने अपने कारोबार में, यानी काश्तकारी में भी लोग लगे हुए हैं, गंगा में मछली का जो कारोबार होता है उससे भी लगे हुए हैं, यहाँ पर तामीरी काम जो फंडामेंटल होता है उसमें भी लगे हुए हैं, छोटे मोटे बड़े बड़े जो मुर्गी फार्म हाउस होते हैं वो लगे हुए हैं। बाकी जो काश्तकारी का निज़ाम होता है, बागवानी का निज़ाम होता है, बकरी पालन का निज़ाम, वो सब में लगे हुए हैं लोग। और बड़े शहरों के अंदर भी जाके अपने काम को फैला रहे हैं। यानी यहाँ के लोग बॉम्बे शहर के अंदर भी हैं, बनारसी काम में भी बनारस में भी हैं। तो जैसे जैसे कम्युनिकेशन मिलता गया, और कलकत्ते के अंदर भी हैं, तो हाँ, तो अक्सर बेशतर ज़्यादातर विदेश में रहने वाले लोग भी यहाँ पर हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर इन लोगों को गहराई से बताई जाएँ, तवारीख़ अपनी याद कर लें और ढंग से इनकी तरबियत हो जाए, तो आज भी बड़े कारनामों का अंजाम देने के लिए तैयार हैं। आज रमज़ानुल मुबारक की 29वीं तारीख़ है, चांद अभी मगरिब का वक्त होने वाला है।
तो अभी से तैयारी करनी होगी कि ईमान वाले, इस्लाम वाले मुसलमानों को रमज़ानुल मुबारक की जो फजीलत है उसको किस तरीके से अपने ज़िंदगी के अंदर उतारने वाले बने, है ना। किस तरीके से अरबों के काफ़िलों को यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, बल्कि हज के काफ़िले को भी यहाँ से हाजीपुर पहुँचाया जाता था और हाजीपुर से फिर वो लोग सोन नदी के किनारे वो चले जाते थे वहाँ आखिरी किनारे तक, और वहाँ से फिर जो खुश्की का रास्ता होता था सुंदरबन को पार करते थे और पारादीप होकर आसानी से यमन के इलाके में जाते थे। यमन से फिर सवारी करके वो यानी हजाज की तरफ चले जाते थे। हजाज मुक़द्दस को वही हरम शरीफ कहा जाता है और हरम शरीफ ही में सऊदी अरबिया है या सऊदी में हरम शरीफ है, मक्का और मदीना, और वही मुसलमानों का असल मरकज़ है। और वहीं से सारे महीने की, दिन और रात की और जुमे की सारी फजीलतें मुसलमानों को हासिल हैं। ईमान के साथ, आमाल के साथ, अपनी मरकज़ से अगर जुड़ रहेंगे तो अल्लाह ताला हमको हरम शरीफ की जितनी फजीलत है वो भी हमें हासिल दे देगा, हजाज मुक़द्दस की वो भी दे देगा। और अभी बहुत अफरा तफरी के माहौल में, बहुत फितने के माहौल में एक और है जिसको बैतुल मुक़द्दस कहते हैं, गुम्बद शखरा कहते हैं। अब वो अभी तेल अबीब के करीब इसराइल के कब्ज़े में चली गई है। तो यहाँ से उस ज़माने के अंदर जब सलेबी जंग हुआ करता था तो सलेबी जंग के दरमियान यहाँ जो यानी सल्तनत कायम हो गई थी मोहिउद्दीन नगर में, तो यहाँ से सलेबी जंग के लिए भी यहाँ से लोगों को यानी भेजा गया था। हाँ, गुम्बद शखरा और जो बैतुल मुक़द्दस है वहाँ जो किसी ज़माने में यानी जिहाद हुई थी, सलेबी जंगें हुई थी ईसाइयों के साथ, तो यहाँ के जो सुल्तान हुआ करते थे उन पर भी अल्लाह ताला ने ईमान का जोश और जज्बा दिया था, तो यहाँ से लोगों को वो भेजा करते थे और वहाँ अल्लाह ताला ने फ़तह नसीब कर दी और आखिर दम तक जो फ़ातिहीन बन के वहाँ रहे, तो अल्लाह पाक ने उनको बड़ी फजीलत बख्शा। यानी हाँ लीजिए। तो व्यूवर्स ये जानना चाहेंगे, चूँकि आपको इतिहास का ये जो जानकारी है तो इस पर ज़रा आप चर्चा करें कि इतिहास का इस तरह से आपको डीपली कैसे नॉलेज हुआ। हाँ, ये नॉलेज साहित्य सम्मेलन की तरफ से जो अक्सर विद्यापति में लगा करता है। विद्यापति की अपनी ज़बान बज्जिका ज़बान हुआ करती थी, जो आज भी हम लोग बोलते हैं, यानी बछवाड़ा से लेकर और हाजीपुर तक के इलाके में जो ज़बान है अक्सर बेशतर गांव के अंदर, घरों के अंदर जो बोली जाने वाली ज़बान है वो बज्जिका ज़बान ही है। विद्यापति यहाँ पर बहुत मशहूर, बहुत विद्वान यानी विक्रमशिला के बहुत बड़े विद्वान होते थे और उन्हीं के ज़रिए चमथा घाट पे चौमुख यज्ञ लगा करता था। और नेपाल के राजा मुख्तलिफ़ किस्म के जो यहाँ रजवाड़ा होते थे वो पूरे अपने अमला के साथ, अपने रियाया के साथ यहाँ पर आके चौमुख लग में बड़ा मेला होता था और हर किस्म का साजो सामान यहाँ पर चमथा घाट ही में मिला करता था। आज भी नेपाल से यहाँ तक के लोगों का आना जाना है, पूरा मिथिलांचल के लोग आज भी आ रहे हैं चमथा घाट में और गंगा जल को पवित्र समझ के अपने घरों में ले जाते हैं, घरों में छींटते हैं, जितना भी पवित्र स्थल होता है वहाँ छींटते हैं, अपने बदन पे छींटते हैं और हर किस्म के बला फितना परेशानी से बचने की जो फ़िक्रें होती हैं वो होती हैं, तो उसको लेने की कोशिश करते हैं। तो साहित्य सम्मेलन होता है हिंदी साहित्य सम्मेलन के साथ, जो आज भी हमेशा सालाना विद्यापति में ये होता रहता है। सालाना भी होता है, महाना भी होता है। जो साहित्य सम्मेलन होता है उसमें राजा चौक पे जो कॉलेज है, राजा चौक वाले कॉलेज वाले जितने भी स्टाफ होते हैं उनके ज़रिए विद्यापति के महंतों को बुला के और कोकिल कुंज वालों को बुलाने के बाद और जितने भी दूसरे बज्जिका ज़बान वाले साहित्य वाले होते हैं या बेगूसराय से आने वाले मिथिलांचल के होते हैं या मैथिली ज़बान के जानने वाले होते हैं, उन सबको एक जगह जमा करके उन सारी चीज़ों को इकट्ठी की जाती हैं और वो सारी बातें सामने आती हैं। पुरानी जितनी बातें लिखित रूप में आ गई हैं वो असली हालत में हैं। तो आपसे अगर कोई जानकारी और भी हासिल करना चाहें तो कैसे करेंगे, ज़रा अपना कॉन्टैक्ट नंबर। हाँ, तो कॉन्टैक्ट नंबर यानी उर्दू अदब के एतबार से भी यहाँ पर खुदाबख्श खां की लाइब्रेरी मौजूद है। वहाँ पर पूरी यानी हिंदुस्तान की तवारीख़ मौजूद है, पूरी दुनिया की तवारीख़ मौजूद है और उर्दू अदब भी है, फ़ारसी अदब भी है, अरबी अदब भी है। तीनों अदबी ज़बान के अंदर बड़े पैमाने पर वहाँ खुदाबख्श खां की लाइब्रेरी में जो पहले से किताबें लिखी हुई हैं उसका तर्जुमा भी उर्दू में कर दिया गया है, आसानी से वो दस्तयाब हैं। यानी शाही सल्तनत जो मुग़लिया सल्तनत हुआ करती थी उसके पहले भी जो
सादात घराने का, सैयदों का होता था, जहाँ लिखने पढ़ने का अच्छा खासा निज़ाम हुआ करता था। और लोधी ख़ानदान के ज़माने में भी और शेरशाह सूरी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में भी जितनी किताबें लिखी गई हैं सबका निचोड़ खुदाबख्श खां की लाइब्रेरी में जो किताबें, हाँ, पटना में उर्दू में भी है, अरबी में भी है, फ़ारसी में भी है। और सारा अदबी तरीके से यहाँ का सेमिनार, कभी फ़ारसी वालों को ईरान भी बुलाया जाता है, अरबी वालों को अरबी से सेमिनार में अरब मुल्क में बुलाया जाता है, उर्दू वालों को भी बुलाया जाता है। तो जहाँ कहीं भी जो बातें मिलती हैं वो सबको इकट्ठा की जाती हैं, है ना। यानी अरब वालों का तो बेहतरीन वो था जो फ़िलिस्तीन के अंदर तिल अबीब बोलते हैं, तो उस जगह बहुत बड़ी चीज़ थी जो अब आग लग के बहुत सारी चीज़ें जो है वो गया। अरबी अदब में सारी दुनिया के अंदर कुरान की लिटरेचर तमाम दुनिया के अंदर जा रही हैं, उसके माना मफ़हूम जा रहे हैं। और कुरान का सीखना समझना और ईमान की फ़जीलत का सीखना समझना, फिर अमाल की फ़जीलत को समझना बड़ी आसान हो गया है, क्योंकि पहले ज़बान का काफ़ी फ़र्क हुआ करता था और लोगों के मिजाज के अंदर भी काफ़ी फ़र्क हुआ करता था। उससे दीन का समझना, ईमान का समझना, अमाल का समझना, बल्कि लोगों की सीरत का समझना बहुत दुश्वार होता था। लेकिन अब चूँकि कम्युनिकेशन, बातों का आदान प्रदान और किताबों का आदान प्रदान आसानी से होता है, हर किस्म की किताबें, लिटरेचर लोग पढ़ने वाले हो गए हैं। अब बहुत सारी बातें जो अखबारात के अंदर भी आती रहती हैं, अब महाना जो मंथली निकलता रहता है उसमें भी बातें आती रहती हैं, लेकिन लोगों तक पहुंचती नहीं, बात को समझ नहीं पाते हैं, समझाने वाले लोग नहीं मिलते हैं, तो वो चीज़ें जो हैं वो फ़ायदे की शक्ल नहीं बन पाती है। तो इनका ऐसा कहना है कि ये जो मोहिउद्दीन नगर है और ये मोहम्मदीपुर ग्राम है, तो मोहिउद्दीन नगर का इतिहास में क्या महत्व है और ये मोहिउद्दीन नगर की सरजमी ये किस तरह से ये इतिहास में योगदान दिया है, तो उस योगदान को ये बयां करते हैं। और मोहिउद्दीन नगर के लिए ये गौरव की बात है, चूँकि यहाँ जो मोहिउद्दीन नगर ये जो जगह है, ये एक तरह से ऐसा कहा जाए तो एक ऐसा दौर था जिसमें तकरीबन कितने परगना थे? 17 परगना थे, और ये 17 परगना को यहीं से डील किया जाता था। तो इतिहास में अगर चूँकि हम जो भी देख रहे हैं, कहा जाता है कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, कोई भी काम एक दिन नहीं होता है, धीरे धीरे विकास होता है। तो मोहिउद्दीन नगर का जो इतिहास है बहुत ही गौरवशाली इतिहास है, और यहाँ के जो रहने वाले हैं उनका भी गौरवशाली इतिहास है। एक ऐसा समय था, दौर था, जहाँ तिजारत नदी के जरिए होता था, और ये गंगा के नज़दीक ही ये मोहम्मदीपुर ये पंचायत वाक़े है, मोहिउद्दीन नगर वाक़े है। तो समय के साथ परिभाषाएं बदल जाती हैं, लेकिन उसका जो गौरव है, इतिहास है, कहीं ना कहीं वो जिंदा है। और वो ये बयां कर रही है कि मोहिउद्दीन नगर जिस तरह इतिहास में इसका महत्व था, आज भी इसका, चूँकि पुल बनने जा रहा है, ट्रेनें आज डायरेक्ट यहाँ से दिल्ली के लिए भी जाने लगी हैं, तो इसका महत्व कम नहीं है। और व्यूवर्स से और कुछ कहना चाहें तो अपना मैसेज दें। हाँ, जहाँ जहाँ गौरवशाली इतिहास वाले हैं, उस जगह पर रहने वाले लोग, उनकी फ़जीलत भी एक अहम फ़जीलत होती है। तो अब देखा ये जाता है कि समस्तीपुर ज़िले के अंदर रहने वाले चाहे जिस गांव के हों, अल्लाह वालों का काफ़िला और दर बंगाला का एरिया रहा, दरवाज़ा रहा, तो यहाँ के लोगों को आज भी वो फ़जीलत हासिल है कि जहाँ कहीं भी जाते हैं इनको आसानी से लोगों के ऊपर फ़जीलत हासिल हो जाती है और मकबूलियत हासिल हो जाती है। और दूसरी जगह की बातों को समझने में भी ये लोग बहुत पहल करते हैं, आसानी से वहाँ के तहज़ीब को, तमद्दुन को, अखलाक के मरवत को, मोहब्बत को समझने वाले होते हैं और पेशकदमी करने वाले होते हैं। तो बुज़ुर्गों के इलाके के लोग जो भी होते हैं उनके अंदर एक अजीब गरीब फ़जीलत होती है। यहाँ के लोग यानी सुल्तानपुर गांव से उठ के अगर समस्तीपुर ज़िले शहर के अंदर जाते हैं तो वहाँ भी पूरे ज़िले का कंट्रोलिंग पावर जो लीडिंग ग्रुप का होता है, जिस पार्टी में भी चले जाएं वो आगे आगे रहने लगते हैं। हाँ, और पटना के अंदर चले जाएँ तो बिहार के दवा से वो आगे आगे रहने लगते हैं। तो यहाँ के लोगों की भी गौरवशाली जो इतिहास है उसमें इनको फ़जीलत हासिल है कि वो जहाँ कहीं भी जाएंगे ये सुरखुर हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह वालों के करीब के मकाम पर रहने वाले लोग हैं। इसलिए वो फ़जीलत इस सरज़मीन को भी हासिल है कि जो भी इस सरज़मीन पर होगा उसको यहाँ की फ़जीलत हासिल होगी।
तो कुछ दिन पहले जैसा कि ये फरमा रहे हैं कि यहाँ ये समस्तीपुर ये कर्पूरी ठाकुर की भी धरती रही जिनको भारत रत्न मिला है। उसके अलावा इतिहास के पन्नों में देखा जाए तो इस ज़िला को बहुत ही जरखेज कहें, यानी ये इस ज़िला की जो मिट्टी है बहुत उपजाऊ है। यहाँ का सब्जी पूरे विश्व में यहाँ से निर्यात होता है। और उसके अलावा समस्तीपुर का जो इतिहास है, यहाँ का जो जवान है मीठा जवान है। यहाँ के जो भी रहने वाले हैं बासिंदे हैं वो मीठा जवान बोलते हैं और उनका जो अतिथि देवो भव इस सिद्धांत पर चलते हैं। तो ये जो कड़ी है इस चैनल के माध्यम से जो बताने का जो ये है कि ये मुहिउद्दीन नगर खास करके एक ऐसा दौर रहा है जब तिजारत जब पानी के जरिए से होता था। उस वक्त ये समझिए तो ये यहाँ खास करके ये पटना से जोड़ने के लिए ये मुख्य ये मार्ग हुआ करता था। और आज भी कहीं ना कहीं यहाँ जो कुछ ऐसा धरोहर है जो खूबी बयां कर रहा है। और हाँ, आज भी इस बात की कोशिश की जा रही है। जो स्कॉलर्स होते हैं वो बिहार गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ जो पूसा फार्म है पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर स्टेट के अंदर पूसा ही के नाम से ये मंसूब है। तो यहाँ बिहार गवर्नमेंट की तरफ से आज फिर उस बातों को ज़िंदा किया जा रहा है कि समस्तीपुर ज़िले को मसाले का और सब्ज़ी का मिला हुआ है, जिसमें हर किस्म की सब्सिडी है और कसरत से इसको उगाने के लिए कहा जा रहा है। इंटरनेशनल तरीके से इसके प्रोडक्शन को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। डेयरी फार्म का यानी दूध घी मक्खन का भी यहाँ बहुत मशहूर है और बाकी और जानवरों का एक्सपोर्ट भी हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ डेयरी फार्म भी बनाने का है, बकरी पालन का फार्म बनाने का है, मुर्गी फार्म पालन बनाने का है। आज भी इस इलाके के अंदर मुर्गी फार्म पटना वाले लोग यहाँ तैयार करवाते हैं और वहाँ से पटना से एक्सपोर्ट करवा रहे हैं। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है मकई वगैरह वो बहुत दूर तक यानी फीडिंग के तौर पर जो काम आने वाली चीज़ है वो बहुत दूर तक यानी हैदराबाद तक चली जाती है ना। तो हैदराबाद में जिस तरीके से यानी मुर्गी फार्म में अंडे का भी है, मछली पालन का भी है, उसी की नकल यहाँ भी की जा रही है कि जो कुछ भी नदी नाला है और मरगंग का हिस्सा है उसको मछली पालन में भी खूब इस्तेमाल किया जाए। और कायदे से जो अभी डिपेंड है कि हैदराबाद से मछली आएगी या फिर आसाम की तरफ से मछली आएगी, उससे हम डिपेंड ना हो के अपना खुद कफील हो जाए। यहाँ पर ये कोशिश की जा रही है। यहाँ जब से गोवा के बिहार गवर्नमेंट है तो अनुसरण यानी नकल तो वही की जा रही है, लेकिन उस नकल में ब्लॉग के ज़रिए जो कुछ भी काम बताई जा रही है तो चूँकि लोग ईमानदार नहीं हैं और हसास नहीं हैं और खुले दिल के नहीं हैं, तो ऑफिसर भी जो करना चाहते हैं उसको पब्लिक नहीं समझ पाती है और जो पब्लिक करना चाहती है ऑफिसर उसका सही तौर पे इस्तेमाल नहीं करने देते हैं। तो ये जोड़ नहीं हो पाता है क्योंकि ईमानदारी का फकदान हो गया, ईमानदारी में कमज़ोरी आ गई है, दोनों तरफ से खिंचातान होता है। तो सरकारी ख़जाने का जो इस्तेमाल पब्लिक के लिए होना चाहिए वो सही तौर पर नहीं हो पाता है, इसलिए वो तरक्की जितनी तेज़ी से होनी चाहिए वह नहीं हो पा रही है। तो यहाँ से सब्ज़ी का भी एक्सपोर्ट होगा और करीबी में वैशाली ज़िला है उसको बागवानी मिशन मिला हुआ है। जितना भी हर किस्म का फल फ्रूट होता है उस ज़मीन पर बहुत ज़्यादा बेहतर कसरत से होता है। लीची के बागान बहुत लगाए गए हैं, यानी वो हर किस्म के लेमू बहुत होने लगा है ना। शहद की मक्खियाँ बहुत होने लगी हैं जहाँ भी फल होता है, केला बहुत होने लगा है। तो ये सारी चीज़ें इतनी कसरत से होने लगी कि एक्सपोर्ट होने लगे। जैसे दूसरे स्टेट का बहुत सारा चीज़ अपने यहाँ आता है वैसे ही यहाँ की चीज़ दूसरे स्टेट में भी जाने लगे और बाहर के मुल्कों के अंदर जहाँ डिमांड है वहाँ एक्सपोर्ट होने लगे ताकि वहाँ की चीज़ भी यहाँ आने लगे। इसके लिए जो सरकार कोशिश कर रही है उसमें पब्लिक को भी कोशिश करने की ज़रूरत है, उनको मालूमात हासिल करने की ज़रूरत है, सरकारी महकमा के करीब होने की ज़रूरत है और सरकारी ख़जाने से यानी अलल ऐलान जो वीडियो के ज़रिए भी, चैनल के ज़रिए भी, न्यूज़ चैनल के ज़रिए भी मठ है यहाँ पर। हाँ, एक मनियर मठ भी यहाँ पर है। सारे मठों के ज़रिए जितना भी तहज़ीब तमद्दुन का तरीक़ा होता था, यानी आबादी को कंट्रोल करने का तरीक़ा होता था, वो सारा तरीक़ा मठों के अंदर ही मौजूद है जो वैदिक काल में हुआ करता था और बाद के काल में भी हुआ करता था। अब बाकी जो इस्लामी सल्तनत का होता था मस्जिदों से, बड़े दरगाहों से, बड़ी खानकाहों से, बड़े किले से जो आबादी को कंट्रोल करने का होता है वो तो आज भी कंट्रोल करने का जो तरीक़ा है वो ब्लॉक से हो रहा है। अंग्रेज़ों के ज़माने से ब्लॉक से हो रहा है, सब डिवीज़न से हो रहा है, ज़िले से हो रहा है और बिहार की राजधानी पटना से हो रहा है। तो इन सारी मालूमात को अगर हम हासिल करेंगे तभी जाके वो फ़ायदा हम सरकारी ख़जाने से फ़ायदा उठा सकते हैं, नहीं तो हम तो जैसे तैसे ज़िंदगी गुजारने वाले होंगे, जो मालूम हुआ किया, जो मालूम हुआ नहीं किया।
बहुत ही डेवलपमेंट का बहुत आसान तरीक़ा बताया समझाया जा रहा है, लेकिन उसको लेने के लिए हम तैयार नहीं हैं। हाँ, दुनिया के एतबार से फ़ायदे की बड़ी शक्ल बनी हुई है और इसी तुफ़ैल में आखिरत के फ़ायदे का भी बहुत सारा शक्ल बना हुआ है। यह हिंदुस्तान एक मज़हबी मुल्क है और मज़हब के एतबार से आखिरत से लगाव है। मज़हब की पूरी बात आखिरत की तरफ ले जाती है। जन्नत का शौक़ सबके दिल के अंदर है, जहन्नम का खौफ सबके दिल के अंदर है। और शैतान जो क़ैद कर दिया जाएगा अभी रमज़ानुल मुबारक में, उसका फ़ायदा किसको होगा? जो सबसे ज़्यादा ईमान वाला होगा, जो ईमान के मुआफ़िक अमाल में अपनी ज़िंदगी को लगाने वाला होगा, अपने अंदर तहज़ीब तमद्दुन को इस्लाम वाला बनाने की कोशिश करने वाला होगा, खाने पीने के निज़ाम को वो बहुत सादा रखने वाला होगा और दिल के अंदर तक़वा अख्तियार करने वाला होगा और अल्लाह का खौफ दिल के अंदर होगा, जन्नत का शौक़ होगा, जहन्नम का खौफ होगा। तो उसको रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा रखना, तक़वा का अख्तियार करना, सारे दिन यानी बगैर भूखा प्यासा रह के सारी चीज़ों की जो मार्फत है और अल्लाह की जो मार्फत दिलों के अंदर बैठेगी और अल्लाह के ख़जाने से जो आखिरत का ख़जाना जन्नत का है उससे ताल्लुक़ जुड़ेगा तो दिल गनी हो जाएगा, कभी दिल गमगीन नहीं होगा। रोज़ा रखने का जो माना है बहुत ही अल्लाह ताला को पसंदीदा है। अल्लाह ताला के हुक्म से रोज़ा रखा जा रहा है तो अल्लाह ही के हुक्म से अल्लाह ताला इसका इनाम ही देने वाला है, इसलिए इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। सारे महीने सारे मुसलमान रोज़ा रखेंगे। इस फजीलत को सामने रखते हुए अवाम उन्नास से अभी अपील की जाती है कि वो इसका एहतराम करने वाले बन जाएँ और ईमान वालों का, इस्लाम वालों का, मुसलमानों का अदब एहतराम करके उनसे मोहब्बत करने वाले बन जाएँ और ईमान को, अमाल को समझने वाले बन जाएँ, तो हमारी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली आएगी। चलिए मेहरबान खान साहब, आप मोहिउद्दीन नगर की सरजमीन से चल के यहाँ मोहम्मदीपुर तक आए और यहाँ के इतिहास के बारे में जो भी था आप जानकारी दिए, इसके लिए मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और व्यूअर्स से भी कहता हूँ कि देखिए ये ऐसे इंसान हैं जिनको अपने इतिहास से कितना मोहब्बत है और ये मोहिउद्दीन नगर के लिए, ख़ास करके समस्तीपुर ज़िला के लिए, ये बिहार के लिए, जिसको ऐसा कहें कि इसको यानी कि बिहार गुरुद्वारों का बिहारों का एक जगह रहा है। यानी कई ऐसा मजहब है जिसका यहाँ से उत्पत्ति हुआ, जैसे आप गुरु गोविंद सिंह साहब का जन्म हुआ पटना में और उसके अलावा ऐसा कहें कि जो ख़ास करके जो पंजाब में जो भी वाक़े हैं और वहाँ की जो आबादी है पंजाबी बोलने वाली, तो सिख जो भी हैं तो समझिए गुरु गोविंद सिंह साहब को ही इसका जन्मदाता माना जाता है। उसके अलावा जैन धर्म का बिहार से ही समझिए उत्पत्ति माना गया और बौद्ध धर्म है उसको भी, चूँकि ये गौतम बुद्ध थे रहने वाले, उनका जन्म हुआ था नेपाल में लेकिन ज्ञान यहीं बोध गया में मिला। तो बिहार कुछ ऐसे धर्म है जिसका समझिए ये गुरुद्वार रहा है और यहाँ बहुत से सूफी संत रहे हैं कि आज भी वो सच्चाई का पैगाम दे रहे हैं। विद्यापति नगर में ही प्रशांत जीवन दर्शनम आश्रम है और उसी का एक और ब्रांच यहाँ मनियर में भी ये कायम हुआ है। तो ऐसा कहें कि ये खास करके मोहिउद्दीन नगर की धरती ये शांति का पैगाम देने वाली धरती है। यहाँ सभी मिलजुल के रहते हैं और ये सिलसिला चलता ही रहा है, चलता रहेगा। तो ये चैनल देखने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद।